नमस्कार बच्चों, मैं विजय। बच्चों, विजय सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी फिजिक्स सेमेस्टर 3, बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स, थर्मोडायनेमिक्स उष्मागतिकी के अंतर्गत गैसों के अनुगति सिद्धांत में हम पढ़ने वाले हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का वेग वितरण नियम। बच्चों, इसका क्वेश्चन कैसे कैसे होता है हम बताएंगे। तो आपको पता है गैसों के अनुगति सिद्धांत से गैस सूक्ष्म तथा एक समान कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम अणु कहते हैं। ये अणु प्रत्येक संभव दिशाओं में प्रत्येक संभव वेग से क्या करते हैं? गति करते हैं और एक दूसरे को तथा बर्तन जिसमें गैस भरी है दीवारों से क्या करते हैं? टकराते हैं। इन टक्करों के कारण अणुओं के वेग, परिमाण तथा दिशा बदल जाते हैं और किसी नियत ताप पर इन संभव वेगों का, सभी संभव वेगों का क्या होता है? एक ही अणु होता है। ठीक है, लेकिन इसका वर्ग माध्य मूल एक नहीं होता। तो बच्चों, मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने वेग वितरण के लिए एक सांख्यिकी नियम प्रतिपादित किया, जिसे मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन का वेग वितरण नियम कहते हैं, जिसका परिकल्पना है ना दिया है। तो इन परिकल्पनाओं को देखते हैं। पहला परिकल्पना इन्होंने क्या दिया? गैस के एक नियत आयतन में अणुओं की संख्या बहुत अधिक होती है और इन अणुओं का वेग -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। पहला इन्होंने ये बताया। दूसरा, गैस के प्रति इकाई आयतन में अणुओं की संख्या क्या होती है? नियत होती है, ये बताया दूसरा इन्होंने। और तीसरा इन्होंने बताया प्रत्येक आयतन वितरण में सभी अणुओं का संभव वेग हो सकते हैं और ये वेग एक नियम से क्या होते हैं? वितरित होते हैं। तीसरा इन्होंने ये बताया। चौथा क्या बताया? एक निश्चित ताप पर स्थायी दशा में गैस के अणुओं के वेगों के विभिन्न परासों में अणुओं की संख्या नियत होती है। यद्यपि भिन्न भिन्न अणुओं का वेग भिन्न भिन्न होता है और ये लगातार बदलते रहते हैं। ठीक है, इन परिकल्पनाओं को लेकर यहां पर हम वेग वितरण नियम देखेंगे और वेग भी यहां पर बताएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, याद रखिएगा। चलिए आइए इसको, है ना, इसमें जो वेग वितरण नियम है उसको प्रूव करते हैं, देखते हैं आज की क्लास में। तो बच्चों, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें पूरा फिजिक्स मैथ सब आ रहा है। ठीक है, और साथ में एप विजय सर क्लासेस को भी डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इसके अंदर इसका पीडीएफ आना है। तो चलिए आइए बच्चों, आज की क्लास की शुरुआत करें। देखें आपको क्या मिलता है। देखिएगा, देखो क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे आपको। किसी गैस के लिए मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के वेग वितरण नियम को उत्पन्न कीजिए। साथ में हमको बोला जाएगा वेग फलन की व्याख्या कीजिए, अथवा किसी गैस के अणुओं के लिए मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के वेग वितरण नियम को उत्पन्न कीजिए, माध्य वेग भी ज्ञात कीजिए, अथवा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के वेग वितरण नियम का निगमन कीजिए। ये क्वेश्चन मान के चलो कि आपके एग्जाम में 100% आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के वेग वितरण नियम का निगमन कीजिए, इसका प्रायिकता फलन दीजिए, अथवा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का वेग वितरण नियम लिखिए तथा इसकी सहायता से सर्वाधिक
प्रसंभाव्य वेग तथा vx का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए, अथवा बोल्ट्जमैन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के किसी गैस के अणुओं के वेग वितरण नियम को व्युत्पन्न कीजिए और इसकी व्याख्या कीजिए। तो बच्चों ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, सबका आंसर एक ही है, याद रखिएगा। तो चलिए मैंने अभी जो बोला उसको देखते हैं। क्या कहा गया? आदर्श गैस में मैक्सवेल का वेग वितरण नियम। मैंने अभी बताया आपको कि अनुगति सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक गैस अत्यंत सूक्ष्म एवं एक समान कणों से मिलकर बनी होती है, जिसे क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। ये अणु सभी संभव दिशाओं में निरंतर सभी संभव वेगों से क्या होते हैं? गतिशील होते हैं, और गति के दौरान ये अणु एक दूसरे से तथा बर्तन जिसमें गैस भरी है दीवारों से क्या करते हैं? टकराते हैं, और इन टक्करों के कारण अणु का वेग, परिमाण एवं दिशा बदलते रहते हैं। इस प्रकार किसी क्षण गैस में किसी संभव वेग के अणु मिल सकते हैं। मैक्सवेल तथा बोल्ट्जमैन ने अणुओं में वेग वितरण नियम के लिए एक सांख्यिकी नियम प्रतिपादन किया, जिसे मैक्सवेल का वेग वितरण नियम कहते हैं। इसके निगमन के लिए मैक्सवेल ने निम्न परिकल्पनाएं प्रतिपादित किया। कैसा परिकल्पना दिया? गैस के एक निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या बहुत अधिक होती है तथा उनका वेग माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। दूसरा, प्रत्येक क्षण गैस के संपूर्ण आयतन के प्रत्येक अवयव में प्रति इकाई आयतन में अणुओं की संख्या क्या होती है? निश्चित होती है, नियत होता है, याद रखिएगा। तीसरा इन्होंने क्या बताया? प्रत्येक आयतन अवयव में अणुओं के सभी संभव वेग हो सकते हैं, जो एक निश्चित नियम से क्या होते हैं? वितरित होते हैं। चौथा इन्होंने दिया, एक निश्चित ताप पर स्थायी दशा में गैस के अणुओं के वेगों का विभिन्न परासों में अणुओं है ना की संख्या क्या होता है? नियत रहता है। अणुओं की संख्या क्या होता है? नियत रहता है, याद रखिएगा। तो चलिए आइए इन्हीं कंसेप्ट को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं। तो बच्चों हम मान लेते हैं, मान लो परम ताप T पर किसी बर्तन में आदर्श गैस भरी है। गैस के प्रति इकाई आयतन में अणुओं की संख्या कैपिटल कितना है? N है बच्चों, याद रखिएगा। अब हम एक अणु मान लेते हैं जिसकी चाल C मान लेते हैं। एक अणु जिसकी किसी भी क्षण किसी भी समय चाल क्या है? C है, तथा इनके एक्स, वाई व जेड दिशा में वेग का घटक क्रमशः Vx, Vy व Vz है। तब बच्चों C स्क्वायर इज इक्वल, देखो यदि हम उन अणुओं का वेग क्या मान लें? C, एक अणु का वेग C मान लिए, अणुओं का घटक क्या हो गया? Vx, Vy, Vz है। तो C यदि वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो Vx I के प्लस Vy J के प्लस Vz के। लेकिन यदि हम इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखें तो ये हमको मिलेगा Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर प्लस क्या हो गया? Vz स्क्वायर। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर कितना? 1। अब हम एक अणु लेकर के चलते हैं एक्स वाई जेड में। देखिएगा, देखिए बच्चों, हम वेग आकाश में 3 समकोणिक घटक Vx, Vy, Vz की कल्पना करते हैं, जिसमें बिंदु P का वेग कितना है? C है, और सभी घटक का परास, जैसे ये देखो इसमें Vx है तो इसके लिए dVx है तो Vx प्लस dVx होगा। y के लिए Vy व dVy प्लस कितना होगा?
है ना, वी वाई प्लस डीवी वाई होगा। और जेड वाले के लिए क्या हो जाएगा, ये देखो वी जेड और डीवी जेड, है ना, वी जेड प्लस डीवी जेड होगा बच्चों, याद रखिएगा। तो चलिए मैं लिखता हूं इसको, वेग आकाश में हमने क्या किया, तीन समकोणिक अक्ष वी एक्स वी वाई व वीजेड की कल्पना करते हैं, जिसमें बिंदु P का वेग कितना लिए हैं, C है, बिंदु P का वेग C है। वे सभी अणु जिनके वेग घटक परास क्या बताया भाई, Vx व Vx प्लस dVx, Vy व Vy प्लस dVy तथा Vz व Vz प्लस कितना है, dVz है। अब इनमें अणुओं की संख्या की बात करेंगे भाई, ठीक है। चलिए मान लो वेग परास Vx व Vx प्लस dVx के बीच अणुओं की संख्या n pvx dvx है, ठीक है ना। इसी प्रकार vy व vy प्लस dvy के बीच अणुओं की संख्या कितना होगा, उसी के हिसाब से n pvy dvx। इसी प्रकार vz व vz प्लस dvz के बीच अणुओं की संख्या ये होता है। अब हम उच्चतम परास में अणुओं की संख्या हम देखेंगे इस प्रकार, उच्च परास में अणुओं की संख्या इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, देखिए हम इसको लिखेंगे डी कैपिटल एन इज इक्वल, अब ये एन 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 क्यूब नहीं लिखाएगा, ये एन ही लिखेंगे और इनको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो पी वी एक्स पी वी वाई पी वी जेड और ये आ जाएगा डीवी एक्स डीवी वाई और ये होगा डीवी जेड। इसको आप मान लीजिएगा इक्वेशन नंबर कितना, सेकेंड। यानी इस प्रकार उच्च परास में अणुओं की संख्या हमको मिला, इन तीनों का मल्टीप्लाई किए हैं, ऐसा नहीं लिखिएगा कि n जो है तीनों में मल्टीप्लाई हो जाए, माने गुना कर दीजिएगा। n को क्या शो कर रहा है, प्रति इकाई आयतन में अणुओं की संख्या शो कर रहा है n, तो आपको तो एक ही ना लगाना पड़ेगा, प्रति इकाई आयतन में अणुओं की संख्या होगा कौन, n, आपने स्टार्टिंग में माना, ठीक है ना। यहां पर हम ये बता सकते हैं जहां pvx pvy व pvz ये कौन है भाई, क्रमशः एक्स वाई व जेड अक्ष में वेग फलन है, क्या कहेंगे, ये वेग फलन है, ठीक है ना। चूंकि
एक परमाणु गैस के प्रत्येक अणु की केवल क्या होता है बच्चों? स्थानांतरी गति होता है। जिसकी स्वतंत्रता की कोटि 3 है। की कोटि कितना है? 3 है। अब इन अवस्थाओं को प्रदर्शित करने के लिए हम एक षट्विमी कला आकाश की कल्पना करते हैं। इस प्रकार इसकी अवस्था व्यक्त करने के लिए षट्विमी कला आकाश की कल्पना करते हैं। जिसमें प्रत्येक कला कोष्ठिका का आयतन कला कोष्ठिका का आयतन कितना होता है? H0 क्यूब लेते हैं आयतन को, याद रखिएगा। और षट्विमी कला आकाश में स्थिति निर्देशांक x व x प्लस डी एक्स, y व y प्लस डी वाई तथा z व z प्लस क्या होता है? z व z प्लस डी जेड के बीच तथा संवेग px व px प्लस dpx py व py प्लस dpy तथा pz व pz प्लस dpz के बीच आयतन के बीच आयतन अवयव में आयतन अवयव क्या लेंगे? dx dy dz dpx dpy dpz में कला कोष्ठिकाओं की संख्या इसको हम g ले लेते हैं। g इज इक्वल dx dy dz dpx dpy dpz डिवाइडेड बाई h0 क्यूब। याद रखिएगा बच्चों। इसको हम मान लेते हैं 3 तथा एक अणु की स्थानांतरी ऊर्जा क्या होगा? E इज इक्वल px स्क्वायर py स्क्वायर प्लस pz स्क्वायर अपान कितना? 2m। या हम इसको p स्क्वायर भी दे सकते हैं, जैसे कि उधर c स्क्वायर के लिए लिखा गया उसी ढंग से। ये E इज इक्वल कितना हो गया? p स्क्वायर अपान 2m। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 4, जहां m अणु का द्रव्यमान है। ठीक है बच्चों, चलिए
अब देखिए सांख्यिकी विधि के अनुसार कला आकाश की आयतन अवयव में अणुओं की पाए जाने की प्रायिकता P निम्न के दो पदों के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती कहेंगे या समानुपाती। तो पहला क्या है भाई, आपने जी निकाला है। पहला है दिए गए आयतन अवयव, क्या क्या दिए थे हम, dx dy dz dpx dpy dpz में सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या, क्या माने हम लोग, जी। तो ये जो है ना, प्रायिकता P जो है जी के समानुपाती होगा। दूसरा ओल्जमैन गुणक, क्या है भाई, e पावर माइनस ई अपान के टी। और देखिए ई का मान आपके पास क्या है, पी स्क्वायर अपान 2m, या हम कह देंगे पी स्क्वायर, अभी का मान रखिएगा 2m, तो 2m के टी। हम इस पूरे को क्या लिख सकते हैं इस प्रकार, इन दोनों के समानुपाती है तो दोनों को मिलाइएगा और इसको हम लिखेंगे P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या हो जाएगा इसका, G के समानुपाती। तो G क्या है, या ऐसा लिख देंगे, हमारे पास G तो है ही, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दोनों को मिलाइए, G इंटू ई पावर माइनस ई अपान के टी, या ये लिख सकते हैं P स्क्वायर अपान 2m के टी। ध्यान रखें बच्चों, दोनों को मिलाकर के लिखना है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G इंटू ई पावर माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2m के टी। अब ये देखिए हमारे पास समीकरण 3 में क्या है, या ऐसा लिख सकते हो, पहले इसको लिख दो, चलो ई अपान के टी, और समीकरण 3 व 4 से क्या मिलेगा हमको, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, G के जगह में लिखिएगा dx dy dz dpx dpy dpz अपान क्या होगा एच नॉट क्यूब, ये जी के जगह। और दूसरा ई पावर माइनस ई अपान के टी है, तो उसके जगह में पी स्क्वायर अपान 2m रख दो, इंटू ई पावर माइनस पी स्क्वायर अपान 2m के टी। ये समानुपाती हो गया। अब बच्चों जब समानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, तो हम ये समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक लगाते हैं। यहां पर हम एक नियतांक लेंगे C, और उसके बाद फिर C की गणना करेंगे। तो चलिए लेते हैं इसको, परंतु ये आयतन dx dy dz इज इक्वल v, माने बर्तन का आयतन। इस प्रकार संपूर्ण बर्तन में अणुओं के संवेग परास px व px प्लस dpx, py व py प्लस dpy, pz व pz प्लस dpz में पाए जाने की प्रायिकता। हम इसको लिख लेते हैं, तो इसका प्रायिकता को क्या लिखेंगे हम लोग, पीपी डीपी।
अब देखो ये समानुपाती चिन्ह हटाइएगा तो क्या लगाएंगे, नियतांक C अपान कितना हो गया H0 क्यूब, और ये जो है ना ई पावर पी स्क्वायर के लिए हमारे पास क्या है भाई, पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर है, और डिवाइडिंग बाई कितना हो गया 2m/t इनटू बचा कौन, dpx dpy और ये हो गया dpz। ठीक है बच्चों, इसको आप समीकरण नंबर 5 मान लो, ठीक है ना, 5 ही तो होगा, बिल्कुल होगा। अब हम क्या करेंगे, C की गणना करेंगे। यहां पर लिख सकते हो जहां C अनुक्रमानुपाती नियतांक है, इस नियतांक का मान ज्ञात करेंगे। चलिए, अनुक्रमानुपाती नियतांक C का मान, इसको हम निकालेंगे। देखिए C का मान ज्ञात करने के लिए हम संवेग परास को माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। C का मान ज्ञात करने के लिए संवेग परास माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक समाकलित करके प्रायिकता 1 के बराबर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो ले लो इसको भाई, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, ये आ गया पीपी और डीपी इज इक्वल कितना हो गया 1, याद रखिएगा। अब यहां पर हम क्या करेंगे, समीकरण 5 से मान रखिएगा। तो ये आयतन में परिणित होगा, ये देखिए आयतन वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये ट्रिपल देंगे, माइनस इंफिनिटी टू इन्फिनाइट, माइनस इंफिनिटी टू इन्फिनाइट, माइनस इंफिनिटी टू इन्फिनाइट। पीपी का मान रखिएगा तो कितना है आपके पास, C अपान H0 क्यूब e टू दी पावर माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर अपान कितना 2m/t, और इनटू ये हो जाएगा dpx dpy dpz इज इक्वल कितना हो जाएगा 1। अब इन तीनों को अलग अलग कीजिएगा, तो एक के लिए अलग देखिए। सबसे पहले C अपान H0 क्यूब, ये कॉन्स्टेंट बाहर करें। पहला माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, तो ई पावर क्या आ जाएगा, माइनस पी एक्स स्क्वायर अलग अलग अपान 2m/t, ये आ गया dpx इनटू सेकेंड आपको मिलेगा माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी e टू दी पावर माइनस पी वाई स्क्वायर अपान कितना 2m/t, ये आ जाएगा dpy इनटू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी e टू दी पावर माइनस पीजेड स्क्वायर, ये देखिएगा पीजेड है ना, पीजेड अपान 2m/t, और ये आ गया dpz इज इक्वल कितना 1। अब इसका हम इंटीग्रेट करेंगे बच्चों, ठीक है। अब देखिए इसका हम प्रामाणिक समाकलन जानते हैं। प्रामाणिक समाकलन होता है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, याद रखिएगा, माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर डीएक्स, ये होता है बच्चों रूट पाई अपान अल्फा, ठीक है ना। तो इसके बेसिस पर देखिए सबके लिए क्या हो जाएगा, यहां पर यदि हम सबके लिए अलग अलग निकालें तो सबका बराबर आएगा, इंफिनिटी टू इंफिनिटी सब में तो वही है, माइनस है ना 1 अपान, समझिए अल्फा की जगह 2m/t है, और ये होगा पी एक्स स्क्वायर dpx इज इक्वल, देखिए सभी में वही है, अल्फा की जगह 1 अपान 2m/t हो गया, ये देखो पी वाई स्क्वायर अलग कर दिया हूं मैं, dpy, इसमें भी देखो इंफिनिटी टू इंफिनिटी ई पावर माइनस 1 अपान 2m/t, अल्फा की जगह आ रहा है pz, यानी हम यहां पर सबके इक्वल लिखेंगे
रूट पाई अल्फा की जगह हमारे पास क्या बैठ रहा है, देखो 1/2 m/t। देखो देखिए इसे कंपेयर कीजिए, ये प्रामाणिक समाकल है, स्टैंडर्ड है ना, इंटीग्रेशन है बच्चों, तो इसका इतना होता है हम जानते हैं। ठीक है, आप निकाल सकते हो इसको, गामा फंक्शन से निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो -∞ to ∞ ये हमारे पास है। तो देखो ये अल्फा हो गया और ये x² dx हो गया, तो dx की जगह px है तो dpx है, कोई दिक्कत नहीं है, तो सबके लिए वही होगा। यानी हमने पाया यहां पर आया 2 पाई, ये उल्टा होकर ऊपर गया 2 पाई m/t, याद रखिएगा बच्चों। अब इन मानों को यहां पर रखेंगे, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 5, ये हो गया 6। समीकरण 6 उपरोक्त मानों को समीकरण 6 में रखने पर रखिएगा, चलो रखो चलो। तो C/H0 सबके लिए क्या आ जाएगा, √2m पाई 2 पाई m/t, √2 पाई m/t, 2 पाई m/t 3 टाइम आ गया। हम इस पूरे को C/H0 यानी ये समझिए 2 पाई m/t और ये पावर 1/2 3 बार हुआ तो 3/2 हो गया, इज इक्वल कितना 1, ठीक है ना। अब यहां से देखो C का मान निकाल लेते हैं, ठीक है ना बच्चों। मैंने इसको तो भूल गया लिखने के लिए, यहां पर V भी है भाई, C भी है, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये V है ना, इसको भी लिखना है, ठीक है। अब देखो इन मानों को क्या करेंगे, पहले तो हम C का मान निकालते हैं। C इज इक्वल क्या हो जाएगा, H0³ 2 पाई m/t टू दी पावर कितना 3/2, ये आपको मिल गया। C का मान कौन से समीकरण में रखें, 5 में। एक मिनट बच्चों, हाँ, C का मान समीकरण 5 में रखने पर क्या आया, PP dP इज इक्वल, C की जगह में आएगा H0³ 2 पाई m/t टू दी पावर 3/2। अपान में आएगा तो इसको मैं एक काम करता हूं, V यहां लिख देता हूं और इधर H0³ लिख देता हूं, ठीक है ना। H0³ हो गया और हमारे पास क्या आ गया, e टू दी पावर -px² प्लस py² प्लस pz², ठीक है ना। अपान कितना हो गया 2m/t, ठीक है। और क्या है भाई इसमें, हाँ, dpx dpy dpz, ठीक है। इसको अच्छे से और लिख लेते हैं बच्चों। देखिए CV का मान यहां पर हमको रखना था तो हमने नहीं रख पाया ना, यहां पर भी आएगा बच्चों, इसलिए गड़बड़ हो रहा है, इसको सुधारिएगा। ये V हो गया, ठीक है ना, बाकी तो ठीक है। यहां पर आएगा V, तो ये आ गया V, इसके हिसाब से क्या आ जाएगा, C इज इक्वल H0, यहां पर आएगा V, ये देखो नीचे आएगा, ये आपके पास इधर गया, अब ये पूरा नीचे आएगा, ठीक है ना V। तो इसके हिसाब से यहां पर V आएगा तो कट जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसको आप सुधार लीजिएगा। अब इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं, चलो। P क्या मिला, PP dP इज इक्वल, ये क्या हो जाएगा 1/H0 ये हमारे पास कितना आ गया, H0³ कट गया तो कितना आएगा 1/2 पाई m/t पावर कितना 3/2, याद रखिएगा, ये तो कट गया,
ये भी कट गया था, ध्यान रखें। और यहां पर क्या आ गया, e टू दी पावर माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस क्या हो गया बच्चों, पीजेड स्क्वायर अपॉन कितना हो गया 2m/t, और यह आ गया dpx dpy dpz। ये इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिएगा, 6 मान लीजिएगा। ठीक है, अब हम देखो P द्रव्यमान गुणित वेग होता है, यानी संवेग बराबर द्रव्यमान गुणित वेग होता है, तो उसके हिसाब से हम फाइंड करेंगे। देखिए हम जानते हैं संवेग बराबर द्रव्यमान गुणित वेग, परंतु P इज इक्वल कितना हो गया mv, तो इसके हिसाब से px इज इक्वल क्या हो जाएगा, mvx हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसी से हम यहां पर रखेंगे, देखो क्या रखेंगे, इसमें रखो dpx dpy dpz। अब इसमें रखिएगा इसको, तो क्या मिलेगा, m तीनों में m m m आएगा तो m क्यूब हो गया, ये आ जाएगा dvx dvy और ये आएगा dvz। याद रखिएगा बच्चों, ठीक है ना, आपको पता है ना संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित वेग होता है। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, समीकरण 6 से, ये देखो इससे वेग परास vx व vx प्लस dvx vy व vy प्लस dvy vz प्लस vz व vz प्लस dvz में पाए जाने वाले अणुओं की प्रायिकता, क्या लेंगे हम इसको, इसके हिसाब से आ जाएगा P vx P vy P vz, ये आ जाएगा dvx dvy dvz इज इक्वल क्या लिखेंगे इसके हिसाब से 1/2m पाई 2 पाई mkt टू दी पावर 3/2 e टू दी पावर माइनस vx स्क्वायर vy स्क्वायर vz स्क्वायर, यह आ जाएगा 2mkt इंटू dvx dvy और dvz। ये हम यानी इसके लिए, इस परास के लिए अणुओं की संख्या पाएंगे। ठीक है, तो इसके हिसाब से देखो इसको हम चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा इसके हिसाब से हमारे पास, देखो इसके हिसाब से देखिए यहां पर हम क्या ले लेंगे, m क्यूब, ये भैया बदल रहा है, इसमें आपने बदला है ना m क्यूब, तो आ जाएगा m क्यूब अपॉन 2 पाई mkt टू दी पावर कितना 3/2 e टू दी पावर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर 2mkt, यह आ गया dvx dvy dvz। अब देखो m क्यूब क्यों आया, क्योंकि आपने dpx dpy dpz को इसमें बदला है तो m क्यूब आ गया। अब इनमें से 3/2 कटेगा तो हम इसको पूरे को क्या लिखते हैं, अणुओं की संख्या को dn। ठीक है ना, इसको हम लिख देंगे m अपान, ये देखो इनमें से एक m कैंसिल हो जाएगा, मतलब 3/2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3/2 यहां से हम लेते हैं, है ना, तो कितना हो जाएगा इसका, यानी हम इसको रूट रूट 2 बार राइट करेंगे। ठीक है ना, तो 3/2 हो जाएगा, यानी 6 है ना, तो m पावर 3/2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, हम इसको लिखेंगे 2 पाई kt टू दी पावर कितना 3/2 और e टू दी पावर vx स्क्वायर vy स्क्वायर, यह आएगा vz स्क्वायर अपॉन कितना 2mkt इंटू dvx dvy dvz। ठीक है बच्चों, तो यही मैक्सवेल के वेग वितरण नियम है। यही
मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन का वेग वितरण नियम है। तो बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे, आ जाएगा बच्चों, दिक्कत नहीं है, पूरा बता दिया गया। ठीक है, अब हम इसमें वेग फलन की व्याख्या करेंगे। पहला, चूंकि n माइनस वी एक्स इज इक्वल n प्लस वी एक्स, अतः n वी एक्स और वी एक्स के बीच क्या खींचेंगे, ग्राफ। ग्राफ खींचने पर एन वी एक्स अक्ष के दोनों ओर एक साथ सम्मित होता है। तो देखिए ग्राफ खींचते हैं इसका। देखिए बराबर बनाइएगा आप लोग। ये हो गया निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये हमारे पास क्या है, वी एक्स, ठीक है, और ये क्या है, एन वी एक्स। देखिए दोनों ओर समान है, सम्मित है, बस इन्हीं को बताया गया है। दूसरा इन्होंने बताया, चूंकि एन वी एक्स डीवी एक्स इज इक्वल एन एम अपॉन 2 KT, ये होता है टू दी पावर 1/2, याद रखिएगा, ई पावर माइनस एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 KT dvx। बच्चों देखो यहां पर हम लोग क्या किए, p के जगह में वैल्यू रखे एम वी एक्स, तो एम स्क्वायर वी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m KT, m कट गया तो इतना बचा। अब इसी में देखते हैं हम लोग, ये सब के लिए होगा, यानी एनवीएक्स के लिए होगा, एनवीवाई के लिए सेम होगा, इसी तरीके से। अब यदि हम लेते हैं वी एक्स इज इक्वल क्या होता है, 0, ठीक है, हमने वी एक्स इज इक्वल 0 लिया, तो ये वी एक्स 0 लेंगे तो ई पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा इसका, एन वी एक्स ये होगा अधिकतम। अब ये क्या क्या होगा देखते हैं, मॉड एन वी एक्स मैक्सिमम इज इक्वल होगा एम अपान 2 KT टू दी पावर 1/2 इंटू कितना, एन, याद रखिएगा बच्चों। इसी में वी एक्स इंफिनिटिव पर यदि हम इंफिनिटिव रखें तो क्या मिलेगा, 0। क्यों मिलेगा भाई, कैसे मिलेगा, यहां पर रखिए इन्फिनाइट, तो ई पावर माइनस इन्फिनाइट क्या होता है, 0 होता है, यानी क्योंकि ई पावर माइनस इन्फिनाइट 0 होता है, इसलिए हमको ये मिलेगा। हम वी एक्स के प्लेस पर रखेंगे उसी में, ठीक है ना। तीसरा, अणुओं की संख्या सर्वाधिक प्रसंभाव्य वेग वी एक्स इज इक्वल 0 के अणुओं की संख्या 1/E तब होती है जब, कब, एन वी एक्स इज इक्वल 1/E, एन वी एक्स ये होता है मैक्सिमम, याद रखिएगा। अब ये दोनों का वैल्यू हमारे पास है, ये देखो ये वाला वैल्यू, तो क्या रखेंगे इसका, एन एम अपॉन 2 KT टू दी पावर 1/2 ई टू दी पावर माइनस एम वी एक्स स्क्वायर 2 KT
डीवी एक्स 1/e, इसका वैल्यू कितना है भाई, m/2kt टू दी पावर, ये देखो 1/2 इंटू कितना n। अब इन दोनों में कौन कौन सा कट रहा है देखिएगा, ये तो कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या रिमेनिंग हुआ, e पावर माइनस एम वी एक्स स्क्वायर के टी इज इक्वल कितना 1/e, ठीक है। अब इन दोनों को हम क्या ले लेते हैं, इसको हम ले लेते हैं बच्चों e टू दी पावर -1, क्या ले लेते हैं इसको, नीचे से ऊपर जाएगा तो e टू दी पावर -1, तुलना करेंगे तो माइनस एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन के टी इज इक्वल -1, माइनस हटाएंगे और हम पाएंगे वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल कितना के टी, एक मिनट बच्चों, 2kt है ना, kt नहीं 2kt है, जस्ट मिनट, 2kt है बच्चों, 2kt है, ये 2kt है। तो यहां से वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल कितना हो जाएगा 2kt अपॉन एम, और वी एक्स इज इक्वल प्लस माइनस रूट 2kt अपॉन एम, ये इस ढंग से आएगा। चौथा हम देखेंगे वी एक्स का औसत मान, देखिए एनवीएक्स आपने देखा वह वी एक्स के बीच खींचा गया ग्राफ का वी एक्स अक्ष से घिरा क्षेत्रफल वी एक्स इज इक्वल -∞ से वी एक्स इज इक्वल +∞ तक अणुओं की संख्या वेग परास के कुल अणुओं का वेग प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। आप ग्राफ में देखिएगा तो क्या हो जाएगा, था क्षेत्रफल हो जाएगा इज इक्वल -∞ to ∞ वी एक्स एन वी एक्स डीवी एक्स। अब औसत निकालेंगे इसका, अब इसका क्या निकालेंगे औसत, अब इसका औसत निकालेंगे तो वी एक्स का औसत मान ये होता है बच्चों, इसको हम n से डिवाइड कर देंगे तो -∞ to ∞ वी एक्स एन वी एक्स डी वी एक्स डिवाइडिंग बाई कितना n, याद रखिएगा। परंतु हम जानते हैं, देखिए एनवीएक्स आप क्या जानते हो, एनवीएक्स n m/2kt टू दी पावर 1/2 e टू दी पावर माइनस mvx स्क्वायर अपॉन 2kt, यही जानते हैं हम लोग। ये देखिए आपने इधर देखा है, ये देखो ये डीवीएक्स हटाइएगा तो ये पूरा वैल्यू जो है वहां पर रख सकते हैं। अब हम इसका वैल्यू यहां रखेंगे तो क्या आ जाएगा, वीएक्स के औसत मान को कैसे लेते हैं ऐसा, अब इसमें हम रखेंगे तो ऐसा करता हूं 1/n को चलो रख दो पहले, -∞ to ∞, इसके जगह में ये हो गया वीएक्स और इसके प्लेस पर n m/2kt टू दी पावर 1/2 e टू दी पावर -m vx स्क्वायर अपॉन 2kt और ये इंटू dvx डिवाइडिंग बाई n, तो n से n कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा भाई, रिमेनिंग क्या होगा, मैं एक काम करता हूं जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर देता हूं, तो m/2kt बाहर हुआ। अब dvx है तो vx वाला रहेगा -∞ to ∞, n कैंसिल हो जाएगा, vx और यह आ जाएगा e टू दी पावर -m
Vx स्क्वायर अपान कितना 2kT और ये हो जाएगा dVx। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना, तो इसका औसत मान इंटीग्रेट करने पर 0 आता है। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 0 आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है पांचवा, Vx का वर्ग माध्य मूल, Vx का वर्ग माध्य मूल मान, इसको कैसे निकालते हैं भाई, इसको कैसे निकालते हैं, इसको निकालते हैं Vx RMS लिखते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ये होता है रूट Vx स्क्वायर, ठीक है ना। और हमने देखा है अभी, देखो Vx का औसत मान है, तो यहां पर हम जानते हैं Vx स्क्वायर इज इक्वल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी Vx एन Vx dVx अपान कितना होता है n, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा KT अपान m। तब इसमें रखिएगा Vx RMS इज इक्वल, यह आ जाएगा KT अपान m, ठीक है। तो बच्चों यही आपको निकालना था, ठीक। तो आपने देखा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेग वितरण नियम, तो जैसे क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से बनाइएगा, मैंने पूरा इसको बता दिया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा, बस प्रैक्टिस करना है, एक बार, दो बार, तीन बार, कैलकुलेशन ही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो धीरे धीरे कैलकुलेट करेंगे, सब आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों आज का क्लास यहीं तक रखें, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।